रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट आ चुके हैं और उनकी क्या मसरूफ़ियत है, क्या करना चाहते हैं। सेकंड टर्म है उनका। इससे पहले भी एक दफ़ा 16 टू 20 इलेक्ट हो चुके थे। चाइना और इंडिया और रशिया, मेरे ख़्याल में ये तीनों कंट्रीज़ ऐसी है दुनिया की, वैसे तो हर कंट्री की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो चीन और इंडिया इस रीजन में वाक़या है और रशिया हमसे थोड़ा-सा फ़ासले पे है, यूरोप भी है और शायद सेंट्रल एशिया के साथ। तो ताल्लुकात कैसे होंगे? क्योंकि खबरें ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफ़िस सँभालने के फ़ौरन बाद बीजिंग और दिल्ली जाना चाहते हैं। और ये बड़ी बात है, मतलब ये ख़्वाहिश का इज़हार उन्होंने खुद किया है, हालाँकि अभी तक तो एज़ ए प्रेज़िडेंट उनको ना न्यू दिल्ली से कोई इस किस्म की इन्विटेशन मिली है और ना आई थिंक सो बीजिंग से। क्या वजूहात हो सकती है, इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ-साथ रशिया ईरान के दरमियान जो टाइज़ बढ़ रही हैं, जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं, उस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। ऑलवेज अ प्लेजर। फ़खर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर आपको और आपके सभी दर्शकों को बख़ैर रागलई और मक़ाम बख़ैर। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू सो मच। आपको भी माक़ाम बख़ैर एंड फ़ख़ैर रागले। डॉक्टर साहब, अगर बात कर लें अमेरिका की, इस वक़्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका इज़ ए सोल सुपर पावर या कह दें, लेकिन सुपर पावर की पोज़ीशन पे काफ़ी हद तक मौजूद है। सोल तो अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मौजूद है। सर, उसके प्रेज़िडेंट ने ऑफ़िस सँभाल लिया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, और जो खबर आ रही है वो ये है कि जी वो बीजिंग और न्यू दिल्ली जाना चाहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हैरानगी है। वो ये नहीं कहते कि जी उन्होंने लंदन जाना है, जी यूके का विज़िट करना है, या उन्होंने जिसे कहते हैं कि बर्लिन जाना है या किसी और ब्रसेल्स जाना है, बट या पेरिस जाना है। वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने दिल्ली और बीजिंग जाना है। सर, थोड़ा-सा ये बताइएगा कि क्या डेवलपमेंट हो सकती है इन फ्यूचर और इस दौरे का मकसद क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब को? वैसे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना भी जाते हैं और इंडिया भी, जितने भी प्रेसिडेंट गुज़रे हैं तकरीबन विज़िट करते हैं। हाँ, मेरे ख़्याल से चाइना तो बहुत दिनों से कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं गया होगा। मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कि कब लास्ट गए थे। निक्सन का तो आई नो दैट ही वेंट। या आप जानना चाहते थे जब हेनरी किसिंजर ने फेलिसिटेट किया था या फैसिलिटेट किया था और चाइना को आइसोलेशन से बाहर निकाला था इन इन सन 70s। पॉइंट ये कि देखिए, चाइना इज़ अ रियलिटी एंड चाइना इज़ अ बिग रियलिटी, ठीक है ना? और चाइना जो एक इकोनॉमिक जायंट है और इंडिया जो है ये अनदर इकोनॉमिक जायंट है और दोनों ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग, जिसे कह लीजिए ग्लोबल सुपर पावर है। और आज की डेट में ग्लोबल सुपर पावर का डेफिनिशन मिलिट्री माइट नहीं होता है। आप जब कहते हैं कि हम कोई ग्लोबल सुपर पावर है तो इसका ये मतलब होता है कि यू आर इकोनॉमिक सुपर पावर, you are technological superpower, you are science superpower, you are research and development superpower, that's what knowledge superpower को आज की डेट में दो रियल सुपर पावर कहते हैं। बिकॉज माइट का सुपर पावर तो आज की डेट में कोई नहीं बचा, वरना अमेरिका अफगानिस्तान में होता अभी तक और यूक्रेन कब का निपट गया होता रशिया के हाथों। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही वियतनाम में कुछ हो पाया। तो आज की डेट में सुपर पावर का डेफिनेशन है इकोनॉमिक माइट, साइंटिफिक माइट, टेक्निकल माइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइट, और यही सब चीजें हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। इनको देखते हुए आज की डेट में इंडिया और चाइना बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इलेक्शन प्लेटफॉर्म था, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रिड्यूस करेंगे। अब वो जब वो कहे कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करेंगे तो इसका ये मतलब निकालना कि सिर्फ हम आर्म कॉन्फ्लिक्ट में ही नहीं जाएंगे और बाकी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम नहीं नहीं छेड़ेंगे, ये मतलब नहीं था उनका। ये मतलब था कि वी विल ट्राई टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एक दूसरे को जितना समझ सकते हैं उतना समझें, रियलिटीज को जितना हम समझ सकते हैं उतना समझें, और फिर सारी जो इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में या इस विश्व में जितने भी देश है, सब मिलकर के काम करें मानवता, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो मानवता ही होनी है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर फ़खर भाई के घर में
आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, जी। साइंटिफिक अचीवमेंट आ रही है, उनका लाइफ कंफर्टेबल बन रहा है, तो ये तो हुँ, ह्यूमैनिटी का ही पार्ट है ना, फगल भाई उससे बाहर तो नहीं है। या अभिषेक की या आ रही है, तो लाइकवाइज़ वो ह्यूमैनिटी को जा रही है। तो आई थिंक उसको देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा अगर वो चाइना जाते हैं अपने फर्स्ट विजिट में। उसके बाद वो चूंकि इंडिया जो है वो क्वाड ऑर्गेनाइज करेगा इस साल, तो क्वाड की मीटिंग में उनका आना बनता है उस हिसाब से। तो वो ये भी हो सकता है कि क्वाड को देखते हुए और दूसरी चीजों को देखते हुए वो विजिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेड के लिए बहुत नेसेसरी हैं ट्रम्प साहब के। ट्रम्प साहब मार्केट तलाश रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वापस लानी चाहिए अमेरिका में, और वो अमेरिका की जो गुड्स है उसको वो दुनिया को बेचना चाहते हैं। नॉट ओनली फिनिश्ड गुड, बट जैसे वेपन्स है, प्लेन्स हैं, हाई एंड गुड्स हैं, वो सर्विसेज हैं, वो सब वो बेचना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में वो इंडिया में और चाइना में आकर के अपना मार्केट तलाशेंगे और कैसे जो है ट्रेड डील बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि इनको लगता है ये दोनों देश जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, और उनका जो विजन है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का उसमें बहुत पिवटल रोल प्ले करेंगे। इसीलिए वो इन दोनों देशों को आई कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम सिक्योरिटी बट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस सब कुछ ही उनका पर्पस होगा आने का। जी। अच्छा डॉक्टर साहब डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के वो अमेरिका में मौजूद है और जो तकरीब ख़त्म होगी इसके बाद क्वाड का भी उनके भी सेशंस उन्होंने अटेंड करने हैं। सर अगर उस हवाले से हम देख लें तो क्वाड को या फिर इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं कि जी चाइना को टैकल करने के लिए बनाए गए थे या फिर चाइना को प्रेशर डालने के लिए इंडिया के साथ भी काफ़ी क्लोज टाइज़ अमेरिका के बने। तो क्या अब भी वो पॉलिसी एज़ इट इज़ चलेगी? क्योंकि ट्रम्प का जो माइंड है या जो उसका तरीक़ाकार है वो बड़ा बल्कि आप ही से सुना था कि वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा आदमी है, कोई पता नहीं होता कि वो किस टाइम क्या फ़ैसला कर जाए। तो ये चीज़ें क्या अब बढ़ेंगी या कम होंगी? चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ। उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। आप उनको ओके, ट्रम्प साहब प्रिडिक्टेबल हो ही नहीं सकते हैं, बिकॉज आप उनका पिछला कार्यकाल देखिए ना, कितने नेशनल जो उनके सेक्रेटरी फॉर स्टेट होते थे हाँ। या डिफेंस मिनिस्टर, पता नहीं कितने उन्होंने चेंज किए थे भैया, 5-5 महीने, एक-एक साल के तो वो चेंज कर देते थे। कभी कोई मैड डॉग आ रहे हैं, कभी पॉम्पियो साहब आ रहे हैं, कभी कौन आ रहा है, यू नेवर नो कि कौन रहेगा। वो किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हुई है कि इस बार जो उनकी कोर इंटरनल टीम है उसमें इवांका का रोल उतना नहीं दिख रहा है। तो हुँ। उसमें इस बार वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बैरन को। इस बार भी अभी वो जो कल सेरेमनी होगी उसके लिए जो पहुंचे हैं जो लोग वहां पे, या जो लोग फेस रहे हैं इस पूरे ट्रम्प की टीम का, उसमें बैरन ट्रम्प का नाम बहुत आ रहा है। वो बैरन को बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं, और मिलेनिया का जो उनकी वाइफ है, सेकंड जी। प्रेसिडेंट है, मतलब सॉरी सेकंड फर्स्ट लेडी जो है, जी, जी, उनका फर्स्ट रोल लीड। बहुत ज्यादा है। तो उनकी जो कोर टीम है उसमें भी बहुत बदलाव है। पिछली बार जैरेड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इस बार जैरेड कुशनर का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, हाँ, आप अगर बिल्कुल। देखें। यू आर राइट, और बिल्कुल। इवांका भी कंप्लीटली शी इज आउटसाइड द सीन, कहीं ना कहीं या दिख ही नहीं रही है इवांका। पिछली बार इवांका ट्रम्प ये डिसाइड करती थी कि राष्ट्रपति ट्रम्प कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। सही कह रहे हैं। इस बार ये हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अपनी बेटी को ही सीन से हटा सकते हैं, तो आप समझिए और वो कोस्टर कितने। का भी बड़ा रोल हुआ करता था हर चीज़ में। कुशनर वाज सेकंड इन लीड भाई, ही वाज या इफेक्टिवली एग्ज़ैक्टली, प्रेसिडेंट डिफैक्टो। बिल्कुल। इज़राइल के पूरे मैटर को उन्होंने उसको ही दे रखा था, उनको ही दे रखा था, जैरेड कुशनर को। वो पूरा इज़राइल, वेस्ट एशिया और ये सब वही देख रहे थे भाई। हुँ। तो इस बार देखिए, जबकि अभी जो सबसे पहला ट्रम्प जी का अचीवमेंट है, इवन अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, उनके पास कल मुंह खोलने के लिए बहुत बड़ा सामान आ चुका है कि हमने बोला था और देखो 3 छुड़वा दिए हमने आने से पहले। इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट या बाबा अचीवमेंट फॉर हिम। फॉर हिम। तो वो तो ट्रम्पेट करेंगे ना, ये एंड ऑल, एंड ही हैज राइट टू डू। और ये तो भाई पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी में आप जितना अच्छा बेचिएगा उतना अच्छा आप बिकेंगे। मगर ये इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे डील में कहीं नहीं दिखे जेरेड कुशनर, कहीं नहीं दिखी हुँ। इवांका ट्रम्प, और माइक पॉम्पियो का कोई रोल नहीं आ रहा है, किसी का नाम नहीं समझ में आ रहा है। एवरी न्यू टीम इज इंटायरली अ फ्रेश। नॉर्मली क्या होता था, जैसे आप देख लें वो केरी लुगर वाले, वो केरी साहब थे, जब भी बुश हाँ, आते थे या वो होते थे तो उनका नाम होता ही होता था, कुछ टीम का हमेशा फिक्स होता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, पूरी टीम नहीं है भाई।
पूरी टीम नहीं है इसमें। आप एक बताइए कोई ओल्ड चेहरा जो आपको नजर आ रहा हो फखर भाई, आई मुझे तो नहीं आ रहा। 100% एग्री। लेकिन चाइना और इंडिया के हवाले से जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चीजें हो सकती, क्योंकि क्वाड में जो जिसे कहते हैं कि चाइना को थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए उसको आगे बढ़ाना भी है, और अब वो कहते हैं कि जी मैंने चाइना का विजिट भी करना है, बीजिंग भी जाना है और दिल्ली भी जाना है। तो क्या चीज हो सकती है, मतलब कुछ कमी आ सकती है इस रीजन के अंदर, जिस तरीके से इंडिया और चाइना के दरमियान भी हालात कुछ बेहतर हुए हैं लास्ट कुछ मंथ से, मतलब जो डायलॉग्स चल रहे थे। फिर क्या जो चाइना का रोल है वो ताइवान के हवाले से हो या फिर जापान के हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, उसमें भी कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। देखिए ट्रम्प एसेंशियली अ मैन ऑफ बिजनेस है, ठीक है या ना। यस। ट्रम्प अनलाइक पिछले जितने भी राष्ट्रपति रिसेंटली रहे हैं, जैसे बराक ओबामा लॉयर थे, एकेडमिशियन थे, प्रोफेसर ऑफ लॉ थे, वो दुनिया को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। हम्म। बुश साहब खुद उनके पिताजी रह चुके थे, एक राष्ट्रपति रह चुके थे, वो पावर सर्कल को जानते थे। वो उनका जो बिजनेस था वो प्योर बिजनेस नहीं था, वो अपने पिताजी के द्वारा जो है वो कॉन्टैक्ट्स और उसका यूज करके जो बिजनेस खड़ा कर सकते थे वो किए थे। उनके ऊपर काफी वो भी लगा था कि कई बिजनेसेस ही ट्राइड एंड ही फेल्ड। लेकिन ट्रम्प ऑन द कॉन्ट्ररी इज एन आउटसाइडर टू द पॉलिटिकल सर्कल ना, वो पॉलिटिकल मैन है ही नहीं है, ही इज एन आउट एंड आउट बिजनेसमैन। तो जब आप देखिए ऐसा है ना, जैसा चश्मा वैसी वो आपको चीजें दिखती हैं। तो जी। ट्रम्प दुनिया को बिजनेस के नतीजे से दृष्टि से देखते हैं। ही इज ऑब्सेस्ड कि मैंने तुमको कितना दिया और उसके बदले में तुमने मुझे कितना लिया, कितना तुम मेरे को वो पे कर रहे हो, क्या नाम है, टैरिफ, मैं तुमसे कितना पे कर रहा हूँ टैरिफ। बाकी जो दुनिया होती है वो चलिए क्या कहती है कि चलो हम आपको अपना मार्केट का एक्सेस दे रहे हैं, उसके बदले में हम बिजनेस ना लेके आपसे कुछ और बेनिफिट ले रहे हैं, या कुछ और हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं ताकि आप हमारे हिसाब से बिहेवियर करें। इट्स लाइक अ कैरेट एंड स्टिक। So sometimes access to market, less tariff rate, these are carrots which are offered to many countries कि भाई आप हमारे हिसाब से behave करो। लेकिन Trump is not one of those kind. Trump is not a politician in a stricto sensu sense. Trump is not a man of जिसे establishment कह लीजिए, establishment उनसे चिढ़ता है। अभी तो ये न्यूज चल रही हाँ थी कि बिल्कुल। उनको हटाने की बात हो रही थी, किडनैप करने की बात हो रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है अमेरिका में। जी तो बिल्कुल। वो जब इंडिया में और अमेरिका, इंडिया और चाइना में आ रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है फखर भाई, वो है टैरिफ। टैरिफ के अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। उनके दिमाग में है मागा, मागा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके अंडर में वो चाहते हैं कि उनके यहाँ कंपनियां वापस आए, इंडिया का मार्केट खुले, चाइना का मार्केट खुले। और अगर वो इंडिया अगर हाई टैरिफ कहीं लगा रहा है तो वो लो टैरिफ में कन्वर्ट हो। और उसके बाद कैसे अमेरिकन गुड्स का या अमेरिकन वेपन्स का, जैसे रशिया पे आपकी अभी भी इतनी डिपेंडेंस है, तो वो कैसे आप हमसे खरीदिए। किस तरीके के मिसाइल, जो भी उनकी इंडस्ट्री है वो ड्रोन्स बेच हैं, सकते मुख्तलिफ हैं। फाइटर जेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत वही एवरीथिंग। सो ही बिल्कुल। वुड कम विद अ बिजनेस माइंडसेट। वो आपको अगर बंदूक भी बेच रहे हैं तो सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बेचते, वो उसको प्योरली बिजनेस देखते हैं कि हमने 100 बंदूकें बेच दी इसको, दैट्स व्हाट माय। अब वो 100 बंदूकों से तुम जिसको मार रहे हो ये तुम्हारी समस्या है। तो ही डजंट केयर इन दैट वे। तो इस हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो चाइना और इंडिया के फ्लैंक पे आए भाई, हर जगह चाइना और इंडिया को गाली दिया है उन्होंने। या जहां तक बिजनेस की बात है, ये धो धो के गाली दिया है कि भाई इंडिया देखो इतना टैरिफ लगाता है, चाइना इतना टैरिफ लगाता है, हमसे इतना फायदा लेता है, ट्रेड इम्बैलेंस है, ये है वो है। तो वो उसको सेट करने आ रहे हैं, बिकॉज जो आपके दिमाग में है वही आप बोलोगे यहाँ पे आके। तो वो उसको ही वांट्स टू सेट दिस थिंग अप कि टैरिफ कम करो वरना हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। जी। अच्छा, इंडिया को क्या फायदा हो सकता है अभी, मतलब इस सिचुएशन से फायदा होगा या नुकसान हो सकता है, या चीजें बैलेंस रहेंगी? एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, चाइना के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का आना आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा दूरियां आई और मतलब काफी ज्यादा कारोबार में एक दूसरे को डेंट देने की कोशिश की गई, डेंट पड़वाए भी गए। तो अब वो चीजें खत्म होंगी। अब चाइना दोबारा से, यानी अगर चाइना के साथ अमेरिकन मार्केट बेहतर तरीके से बिहेव करती है या प्रेसिडेंट ट्रम्प करते हैं, तो उनके लिए तो कारोबारी दुनिया खुल जाएगी। तो क्या इंडिया भी इससे फायदा उठाएगा, या इंडिया की वो चीज जो कह रहे थे कि चाइना की जगह ले रहे हैं वो लोग, वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? देखिए दो एंगल तो साफ दिखता है, ब्रिक्स का एंगल भी हम नहीं हटा सकते। यस। ब्रिक्स जो डेवलप हो रहा है उसमें इंडिया भी बैठा है, चाइना भी बैठा है, मगर यूएसए नहीं बैठा है।
या ठीक है ना? ये वेस्ट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम का घर है, मगर उसमें रशिया बैठा हुआ है। तो यस। वो एक ब्रिक्स का जो वो हिसाब किताब है वो भी समझने आएंगे। डी डॉलराइजेशन भी उनके दिमाग में, वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अगर आप किसी भी तरीके के डी डॉलराइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप है कि उसको तुरंत ड्रॉप करें उस आइडिया को। अब ये अलग बात है कि इंडिया इसको खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, या वो क्रम्बल इन हो जाएगा कि मतलब जो इतना प्रेशर आया अमेरिका की तरफ से कि हम इस बात को बहुत इफेक्टिवली ना रख पाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत शार्प नेगोशिएटर हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े टफ नट हैं। तो ही इज, और ट्रंप का एक पर्सनल लाइकिंग है मोदी जी के लिए, इसको डिनायल नहीं किया जा सकता। ही या लव्स मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का रोल होगा वो भी बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर। और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे खास बात है कि वो अगर भारत के गद्दी पे बैठे हुए हैं तो फिर भारत को अपनी मतलब यू आर इन अ सेफ हैंड, भारत एक साफ सेफ हैंड में है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे भारत का नुकसान होगा। तो इस चक्कर में कुछ कन्फ्रंटेशन हो सकते हैं, एज इन ट्रेड के कन्फ्रंटेशन, कि हम वो कहें कि चलो हम नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से ब्रिक्स वाला एंगल वो देखेंगे, डी डॉलराइजेशन का मुद्दा उठाएंगे, वो बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते। उन्होंने कमेंट भी दिया था, ही मेड अ स्टेटमेंट ऑन हाँ। डी डॉलराइजेशन। या तो वो उसको लेके बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो नहीं चाहते डी डॉलराइजेशन हो। और उसके बाद इंडिया का भी ये आया था बयान कि भाई हमारे पास $700 बिलियन के या $700 ट्रिलियन या $700 बिलियन हमारे यहाँ रिजर्व पड़ा है, हम क्यों डी डॉलराइजेशन करेंगे, हमारा तो नुकसान हाँ। होगा। हाँ। तो एस जयशंकर साहब ने डी डॉलराइजेशन को बहुत ज्यादा स्टीम नहीं दिया था कि वो बहुत बड़ा, क्योंकि उस समय वो उसको डाउन प्ले करना चाहते थे, वरना वो यूएस के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। तो हम्म। इसलिए उन्होंने इसको जो है जिसे कहते हैं डिफ्यूज कर दिया, ये बात करके कि डी डॉलराइजेशन इज नॉट समथिंग दैट इंडिया इज टॉइंग विद। तो मेरे ख्याल से ब्रिक्स का मुद्दा होगा। इंडिया में वो चूंकि इंडिया में आके ये कहेंगे कि देखिए चाइना आपके लिए बराबर, मतलब ही विल प्ले चाइना कार्ड विद इंडिया एंड इंडिया कार्ड विद चाइना, मैं अच्छे तरह से जानता हूं ये वो हम्म। प्ले करेंगे। अब उनको चाइना से क्या चाहिए ये मुझे नहीं पता कि चाइना में उनका क्या इंटरेस्ट है। जो मेरी समझ में आता है उनका चाइना से इंटरेस्ट ये है कि चाइनीज मार्केट जो है वो खुले अमेरिकन गुड्स के लिए। और दूसरा, जो अमेरिकन कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट कर रही हैं और वो अपने यहाँ से बिजनेस ला करके चाइना में लगा रही हैं और गुड्स बहुत चीप में जा करके इंडिया यूएसए में बेच रही हैं, उसको वो डिस्करेज करना चाहेंगे। चाइना से कहेंगे हमसे खरीदो, अभी तो तुम हमको बेच ही रहे हो, तो इट्स टाइम दैट यू बाय समथिंग फ्रॉम अस ऑल्सो, वो उसको भी जोड़ हम्म। लगाएंगे। तो ऑल इन ऑल इट विल बी ऑल ट्रेड डॉलर, ये वो ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड कि तुम किसको मार के अपना गला वो काट लो, उनसे उनको मतलब नहीं हो। तो बोल भी रहते हैं कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, तालिबान और अलकायदा और आईएसआईएस आपस में लड़ रहे हैं, उनको लड़ने तो हमारा क्या लेना देना है वहां पे। तो वो कह रहे हैं इंडिया चाइना में लड़ाई हो ये वो, उससे हमारा मतलब नहीं, हमें मार्केट एक्सेस चाहिए, हमें ये चाहिए कि यूएस का जो डॉलर का प्रेजेंस है, ही हैज अ प्रॉमिस कि वी विल मेक डॉलर स्ट्रांग अगेन। तो वो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग कैसे हो सकती है उसको भी ये बहुत ज्यादा इशू बनाएंगे यहाँ पे। सो आई थिंक ट्रेड जो ट्रेड को अच्छे से समझता है और वो इस बात को और भी अच्छे से समझेगा कि ट्रेड ही मुद्दा होगा। और हम्म। क्या क्या इंटरेस्ट है यूएस और चाइना के ट्रेड वाले से वो डिस्कस होगा, और क्या इंटरेस्ट है यूएस और इंडिया के ट्रेड के हवाले से, और क्या इंटरेस्ट है इन तीनों का ट्रेड के यस। हवाले से, वो तीनों समीकरण जो होंगे उसके ऊपर बाततचीत होगी। बिल्कुल। पर एक चीज में मैं निश्चिंत हूँ, इट विल बी ऑल ट्रेड। राइट, राइट, राइट। और मेरे ख्याल में हर कोई चाहता है कि कारोबार हो। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ वैसे तो अलग टॉपिक है, एक अलग चीज़ है कि ईरान और रशियन टाइज़, लेकिन दोनों अगर देखा जाए तो दोनों के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी हुई है कि उससे उनकी इकोनॉमीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ा है। ईरान भी चाहता है, 10, 11, 12 साल हो गए कि अमेरिकन सैंक्शंस के अंदर वो रह रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी कि वो रुकी हुई हैं। यहाँ तक कि अभी जब उनके प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो वो कह रहे थे भई हमारे पास पार्ट्स ही नहीं आते, जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर तरीके से ओवरहॉल और ये चीज़ें कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें होंगी। क्या उससे क्या एक मैसेज जा रहा है वॉशिंगटन को, या फिर हमारे इधर अगर हम इस वाले रीजन की दिल्ली की बात करें या बीजिंग को, रशिया और ईरान के दरमियान जो नए मतलब टाइज हो रहे हैं, नए एग्रीमेंट, डिफेंस के हवाले से बात हो रही है, मिलिट्री की बात हो रही है कि एक दूसरे को शायद टेक्नोलॉजीज और मुख्तलिफ चीजें शेयर की जाएंगी। हाँ, तो देखिए रशिया भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है ना। अब तो चूंकि वापस से बाइपोलर मल्टीपोलर जो भी कह ले वर्ल्ड बनने वाला है, तो रशिया वांट्स टू शो टू अमेरिका दैट ही इज नॉट अलोन।
और वो ये देखिए बहुत क्रूशियल है कि इसी समय पहुंचे हैं जो राष्ट्रपति हैं पेशेंजाई साहब हाँ, रशिया में। ये मैसेज है अमेरिका को। यस। बेसिकली मैं इसको ऐसे देख रहा टाइमिंग बहुत हूँ। इम्पोर्टेंट है इसकी। जी, 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 क्योंकि वो आएँगे, उनके ऊपर फिर से ये न्यूक्लियर वेपन का जो गेम होगा वो शुरू किया जाएगा उनके ऊपर। टू सही। आर्म ट्विस्ट की आप न्यूक्लियर वेपन दो और इज़राइल वाला एंगल इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ ट्रम्प। आपने या देख लीजिए वो ट्रम्प ने कैसी मतलब किस तरीके का शब्द एक अमेरिका का राष्ट्रपति ने यूज़ किया था, उसका जो उसकी जो गूंज है वो सुनाई दे गई आज ही में, वो मामला कुछ हद तक सॉल्व हो गया, सीज़ फायर हो गया। तो मेरे ख्याल से जो रशिया है वो सीरिया का जो भी कोलैप्स हुआ है वहां से रशिया इस रीजन में बहुत वीक हुआ है। ठीक है ना, सीरिया की जो कंटिन्यूटी थी वो रशिया की गारंटी थी। जो अल बसद साहब की पूरी रिजीम टिकी हुई थी वो रशियन गारंटी पे टिकी हुई थी। रशियन ट्रूप्स थे, रशियन वेपन्स थे, और रशिया हैड एग ऑन फेस हो गया उनके लिए। तो रशिया के लिए तो वापस से अपने पैर जमाना इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीरिया के बाद उनको कोई और प्लेस चाहिए, जैसे जिसको हम कहते हैं बेसिस। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड बेसिस। अब ये कि जो जो सीरिया के जो करंट वाले उसमें है, मैं उनका नाम भूल गया, जो सीरियाई बशर अल अभी। असद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो अभी है, अभी कौन है? अच्छा, अच्छा, अच्छा जी, वो नए वाले, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना, तो हम दोनों लोग के दिमाग से नाम जी, निकल जी, रहा जी। है। तो वो जो है वो अब कितना लीवे देंगे रशिया को, कितना लीवे वो अब अमेरिका के साथ क्या वो करते हैं रिलेशनशिप। बिकॉज देखिए जर्मन टीम वहां ऑलरेडी पहुंची हुई है, उन्होंने जर्मनी के साथ कुछ वो मुआहदे साइन किए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीरियन जो है वो जर्मनी में आज की डेट में मौजूद थे। मैं इस चीज का खुद गवाह हूं। तो पॉइंट ये कि जो ये मीटिंग, ये जो विजिट हुई है, इसमें कुछ बहुत बड़ा आउटकम नहीं है। हालांकि एक वो 20 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी और स्ट्रेटेजिक ट्रीटी कुछ टाइप का साइन किए हुए हैं, मगर मेरे ख्याल से टेंजिबल से ज्यादा इसकी जो वैल्यू है वो है उसमें जिसे कहते हैं ना पिक्चर में। तो वो मैसेज दिया है ईरान ने भी और रशिया ने भी कि आई एम विद ईरान, आप इनका आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते। इसराइल का जो, बिकॉज रशिया भी तो एक बड़ी हार्ड पोजीशन में है ना। रशिया एक हाँ, तरीके से इसराइल के साथ भी है, मगर वो खड़ा हो जाते हैं ईरान के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी खड़े होते हैं। तो रशिया इज प्लेइंग ऑल्सो ऑन द बोथ साइड, कि वो कंडेम नहीं करते डायरेक्ट, मतलब इसराइल के एक्शंस को कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं दिखाते हैं, मगर ये है कि वो एक दो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई इसराइल जो है वो गाजा में बड़ा, पैलेस्टीन में बड़ा वो है, नुकसान पहुंचा रहा है, ये वो है। फिर वो भी बोल देंगे कि जो 7 अक्टूबर को हुआ इसराइल में वो नहीं होना चाहिए था। मतलब दे आर प्लेइंग बोथ द साइड। तो मैं इसमें ना इसको मैं यही देखता हूं कि ये एक ट्रम्प साहब को मैसेज है। ईरान ने कहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, या इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप अगर नहीं होगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रशिया ये कह रहा है वी आर नॉट येट डन एंड डस्टेड। मिडिल ईस्ट में जो भी होगा उसमें हमारी से होगी। हुँ, मिडिल ईस्ट की कोई भी ऐसी डिस्कशन होगी इसराइल को लेकर के या पीस प्रोसेस को लेकर के, दैट कैन नॉट हैपन विदाउट अस। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। ईरान हमास के साथ अगर पीस प्रोसेस हुआ है तो बिना ईरान के परमिशन के तो होगा नहीं, बिना कतर के इन्वॉल्वमेंट में तो होगा नहीं। ठीक है ना। और ईरान का इस समय वहां पहुंचना, ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत प्री प्लान था कि 20 तारीख को उनकी इलेक्शन स्वेरिंग इन सेरेमनी है और 19 तारीख को ईरान के राष्ट्रपति वहां पहुंच गए। सो द गेम इज ऑन। ट्रंप को मैसेज दे दिया गया है कि मिडिल ईस्ट एंड रशिया आर वेरी वेल प्रेजेंट। आपको कंप्लीट वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा मिडिल ईस्ट में कि अब जो अमेरिका चाहेगा वो होगा। रशिया इज देयर टू प्ले स्ट्रॉन्ग गेम, जो मैं देखता हूं इसको। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में यही बातें हो रही है कि जो सीरिया में उनका एक इन्फ्लुएंस था, वो फ़िलहाल नहीं है। अहमद अश-शरा उनका नाम है, जिन्हें उनके सीरिया के लीडर हैं। अब अमेरिका की भी नज़रें हैं और इज़राइल की भी वहाँ पर नज़रें हैं। और मेरे ख़्याल रशिया भी ऐसा मुल्क नहीं है कि इतनी आसानी से या निकलेगा। वो भी अपने कार्ड्स खेलेगा, वो मिडल ईस्ट के अंदर हो या फिर ये वाला रीजन हो। यहाँ पे ईरान के साथ भी उनके बहुत अच्छे टाइज़ हैं, इंडिया के साथ भी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और अब पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं। और साथ में अफ़गानिस्तान जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस रीजन का, उसके साथ भी रशियन जो रिलेशंस हैं, उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। ख़ैर एनीवे, जैसे-जैसे जो डेवलपमेंट्स होगी वो हम आपके सामने लाते रहेंगे और उस पे डिस्कशंस हमारी जारी रहेंगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
थैंक यू फकर भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।